तो अब तक की क्लास के अंदर हम क्या कुछ पढ़ चुके हैं उसके बारे में हल्का सा डिटेल डिस्कशन होगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब तक की क्लास में मैंने आपको बताया कि बच्चे मेडिवल हिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं, और मेडिवल हिस्ट्री को बताने के लिए मैंने आपको बताया था कि भाई मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत होती है जब भारत के ऊपर अरब आक्रमण और तुर्किश आक्रमण हुए। लेकिन अरब आक्रमण और तुर्किश आक्रमण जो होते हैं उसके पीछे के मैंने आपको कारण बताए कि उसके जो कारण थे वो आपके तीन मेजर कारण थे। पहला, भारत से धन दौलत को लूटना। दूसरा कारण, भारत के अंदर राज्य विस्तार करना। और तीसरा कारण था कि भारत के अंदर इस्लाम के प्रभाव को बढ़ा देना। इन कारणों को देखते हुए फिर चीजें कुछ इस प्रकार से सोची गई कि भाई धन दौलत लूटना तो ऑब्वियस है, एंड साम्राज्य का विस्तार भी ऑब्वियस है, लेकिन इस्लाम के प्रभाव को बढ़ाना क्यों पड़ा। तो इस वजह से मैंने आपको ओरिजिन ऑफ इस्लाम बताया, और फिर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से पैगंबर मोहम्मद के द्वारा अपने द्वारा दी गई स्पीचेस को एक फेमस और बड़ी पवित्र किताब के अंदर रख दिया जाता है जिसको कुरान कहा गया, और आगे चल के उसी के आधार पर मुस्लिम्स जो है उनका ओरिजिन स्टार्ट होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो है मैंने अब तक आपको बताई हैं। अब मैंने फिर आपको बताया कि भाई अर्ली मेडाइवल इंडिया के अंदर जो अरेबियन अटैक था पहला सक्सेसफुल जो हुआ था वो कब हुआ था, 712 एडी में हुआ था। अब उसके लिए चीजों को मैं बता रहा हूं, फटाफट से लिखिए। बैकग्राउंड किस तरीके का रखना है बता दो भाई। बैकग्राउंड का कलर व्हाइट रखूं या ब्लैक रखूं? जिस तरीके का भी बैकग्राउंड का कलर आप कहेंगे उस तरीके का कलर रख दिया जाएगा। फटाफट बताइए। ब्लैक, ठीक है, ब्लैक, ओके। तो जैसा कि डिमांड मुझे दिख रही है कि ब्लैक की डिमांड कुछ ज्यादा है, व्हाइट की डिमांड इतनी नहीं है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ब्लैक कलर रख दिया जाएगा। अब समझिए, हेडिंग है आज की, भारत का या भारत पर सफल अरब मुस्लिम आक्रमण। भारत पर सफल अरब मुस्लिम आक्रमण। अरब मुस्लिम आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण। अच्छा, आज की क्लास के बाद मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा। आज के टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद मैं आज आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा। क्वेश्चंस आपसे मैं पूछूंगा, उसका आंसर आपको देना होगा जब आज की क्लास का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब। उसको बोलते हैं सक्सेसफुल अरब या अरेबियन मुस्लिम इन्वेड इन इंडिया। इन्वेड इन इंडिया, ठीक है। अब लिखना कैसे है, पहली हेडिंग आप लिखेंगे 8वीं शताब्दी की शुरुआत में। 8वीं शताब्दी की शुरुआत में, शुरुआत में, शुरुआत में 710 एडी में, 710 एडी में, 710 एडी में फारस में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था अल हजाज। फारस में राजा था, फारस में एक राजा हुआ करता था, एक राजा था अल हजाज। अल हजाज, अल हजाज, फारस में एक राजा था अल हजाज। इसको इसको खलीफा अल वालिद द्वितीय ने नियुक्त किया था। इसको खलीफा अल वालिद टू ने नियुक्त किया था। अल वालिद टू ने फारस का राजा बनाया था, फारस का राजा बनाया था।
तो ये बेसिकली एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट है जिसको आप लिखेंगे। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे, इन द स्टार्ट ऑफ 8th century, 8th century, in 710 AD, Al-Hajjaj was Persian king appointed by Khalifa Al-Walid II, Al-Walid II। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है सर, ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद क्या होता है वो समझिए। अल-वालिद II के बाद अल-हज्जाज राजा के व्यापार श्रीलंका के साथ चलता था। अल-हज्जाज का व्यापार श्रीलंका के साथ चलता था। अल-हज्जाज का व्यापार श्रीलंका के साथ चलता था, श्रीलंका से था लेकिन वो हमेशा से भारत से व्यापार करना चाहता था अथवा भारत से लूट करना चाहता था। एक बच्चा कह रहा है कि सर वो सुलेमान था। इफ आई एम राइट दैट इट वाज सुलेमान। बेटा अंशिका, सुलेमान जो खलीफा आया है वो 715 में आया है। अभी क्या चल रहा है, 710 चल रहा है। 710 में जो खलीफा है वो अल-वालिद है। सुलेमान 715 में आएगा। ठीक है, अब समझिए। अब इसमें क्या है, अल-वालिद तो मैंने क्या बता दिया, अल-वालिद तो खलीफा हो गया और अल-हज्जाज राजा हो गया। सर अल-हज्जाज को अल-वालिद कैसे अपॉइंट कर देगा? बेटा क्योंकि फारस के अंदर तब कैसा चल रहा था, फारस में मुस्लिम साम्राज्य चल रहा था और मुस्लिम साम्राज्य का जो भी राजा होता था उसको जो नियुक्त किया जाता था वो खलीफा के द्वारा नियुक्त किया जाता था। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब मैंने बताया अल-हज्जाज का व्यापार श्रीलंका से था, लेकिन यह हमेशा भारत को लूटना चाहता था। भारत को लूटना चाहता था। भारत को लूटना चाहता था। इसके पीछे का कारण क्या है? भारत को क्यों लूटना चाहता था? इसके पीछे का कारण क्या है? रीजन या इसके पीछे का कारण क्या है? रीजन या कारण बड़ा साफ है। रीजन या कारण बड़ा साफ है, क्योंकि भारत सर्वाधिक संपन्न था। क्योंकि भारत समृद्ध था, सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया था। ठीक है, याद रखना। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे अल-हज्जाज हैज ट्रेड रिलेशन with Sri Lanka, but he always want to loot India. He always want to loot India because India was prosperous. It was most prosperous. Prosperous का मतलब होता है समृद्ध होना। क्लियर बात? जी हाँ। तो इस तरीके से बात को समझना। अब मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगा। मैंने अभी आपके सामने सिर्फ एक छोटी सी हेडिंग क्रिएट करी है। इससे क्या होगा कि इससे आप चीजों को लिंक कर पाओगे। अभी एक छोटी सी हेडिंग क्रिएट हुई है, इसको आप नोट करिए। इसके आगे अब कहानी बनेगी। नोट करो फटाफट।
हाँ भाई, अरे वो कॉल था सर का, वो हो गया। ठीक है, चलिए, ये सिंपल हो गया आपको। अब यहाँ पे समझना, बड़ी इंपॉर्टेंट सी पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब जो बच्चे कह रहे हैं सर कौन सा पॉइंट कहाँ पर है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो वो बच्चे अब यहाँ पे समझेंगे। इस वाले पॉइंट को आप व्हाइट पेज पे लिखेंगे ताकि मैं आपको इमेज से थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे पाऊं। अब यहाँ पे समझना, 710 और 11 के मध्य, 710 और 711 एडी के मध्य, एडी के मध्य 710 और 711 एडी के मध्य, जस्ट फॉर ए सेकेंड buddy, यहां पे समझना आपको थोड़ा सा पड़ेगा। यहां पे एडी के मध्य अलहजाज के व्यापारी जहाज को, अलहजाज के व्यापारी जहाज को, देवल बंदरगाह पर लूट लिया गया, देवल बंदरगाह पर लूट लिया गया, लूट लिया गया। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट आपके सामने आता है कि सर ये अलहजाज कहां का रहने वाला था। तो देखो, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, जो आपको यहां देखने को मिल रहा है, एक पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन है इंडिया का, आपको गुजरात वाला पोर्शन दिख रहा है, जबकि ये वाला जो पोर्शन है दैट वाज अरेबियन पोर्शन, ये अरब का पोर्शन है। अरब, अरब यानी ये अरब जो क्षेत्र है, जो पूरा अरब क्षेत्र है, ये एक छोटा सा हिस्सा है, और ये पूरा जो है, पूरा क्षेत्र है, ये फारस है, पूरा क्षेत्र फारस है, और इस फारस के अंदर, फारस यानी पर्शिया, और इस पर्शिया का एक छोटा सा हिस्सा अरब है जहां पे अलहजाज रहता है। तो दरअसल मैं अगर आपको बताऊं तो यहां पे ये जो क्षेत्र था, ये आपका कौन सा क्षेत्र था, ये फारसी राजा, फारसी राजा अलहजाज का क्षेत्र, अलहजाज, ये अलहजाज का एरिया था। ठीक है, लेकिन अलहजाज जो था वो खुद कैसा था, ये एक अरब मुस्लिम था। ये कैसा था, एक अरब मुस्लिम था। ये कैसा था, ये एक अरेबियन मुस्लिम था। पर्शियन किंग था बट एक अरेबियन मुस्लिम था। पर्शियन क्या है, पर्शियन एरिया है। ये फारस क्या है, ये एक एरिया होता है, एरिया। और अरबी होना, अरब मुस्लिम होना, ये इसकी एक जातिवाद प्रकार है। अब यहां से क्या निकलता है, यहां से इसका व्यापारी जहाज ऐसे आ रहा था और श्रीलंका जा रहा था ऐसे। लेकिन 711-12 के बीच में यहां ये जो पॉइंट है, जो आपको दिख रहा है भारत के यहां पे, ये ग्रीन वाला पोर्शन आप देख पा रहे होगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूं। ठीक है, अब आप समझोगे मैटर। यहां से जब ये जहाज जा रहा था तो इसको यहां पर लूट लिया गया जहाज को। ये जो पोर्शन है ये किसका, ये सिंध का क्षेत्र है, सिंध क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र है, सिंध, जो भारत में आता था। और सिंध में उस समय राजा कौन थे, मैं ये चीज लिखवाऊंगा, अभी समझा रहा हूं। सिंध के जो राजा थे, सिंध के जो राजा थे, उनका नाम था राजा दाहिर। दाहिर, यहां के जो किंग थे उनका नाम था किंग दाहिर। दाहिर, ये चच डायनेस्टी से थे। अब ये था देवल बंदरगाह। ये कौन सा बंदरगाह था, देवल बंदरगाह। देवल बंदरगाह, देवल पोर्ट, देवल पोर्ट, यहां पर जहाज लुट जाता है। ठीक है, चलिए, ये कौन गधा है जो ये कह रहा है कि रॉन्ग मैप है, तब पाकिस्तान नहीं था। बेटा ये आज की डेट के हिसाब से बताऊंगा, तब की डेट के हिसाब से बताऊंगा, तब ऐसा मैप था इंडिया का। बेटा छोड़ो यार, आप छोड़िए, मेरी बात समझो बाबू, मैं उस हिसाब से बता रहा हूं। मैं आपको मॉडर्न मैप पे पुराने वाले एरिया को बता रहा हूं जिस मैप पे वो चल रहा था। ठीक है, तो जहाज यहां से व्यापार करके आ रहा था ऐसे। ठीक है, ऐसे जाना था जहाज को, ऐसे जाना था जहाज को। ठीक है, लेकिन यहीं पर उस जहाज को लूट लिया जाता है। अब जब जहाज की लूट हुई तो इसके आरोप किस पे लगते हैं,
सिंध के लोगों पर इसके आरोप लगे। ये चीज मैं लिखता हूं, इसको आप लिख लेना। अल-हज्जाज, अल-हज्जाज ट्रेड शिप लूटेड एट डेबल, डेबल पोर्ट। ठीक है, समझना। अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखेंगे आप? अल-हज्जाज ने लूट के आरोप, अल-हज्जाज ने लूट के आरोप दाहिर पर लगाए, लूट के आरोप दाहिर पर लगाए, दाहिर पर लगाए। दाहिर पर क्यों लगाए? किसी और पर भी लगा सकता था, लेकिन दाहिर पर ही क्यों लगाए? क्यों? क्योंकि दाहिर सिंध का राजा था। इसके पीछे का कारण क्या था? इसके पीछे कारण क्या था? दाहिर सिंध का राजा था और देवल सिंध क्षेत्र के अधीन बंदरगाह था। कारण क्या था? क्योंकि दाहिर सिंध का राजा था, सिंध का राजा था, राजा था तथा सिंध, तथा सिंध, सिंध क्षेत्र, सिंध क्षेत्र देवल बंदरगाह तक था, देवल बंदरगाह तक था, गाह तक था। तो कहने का मतलब ये है, क्योंकि जो ये वाला पोर्शन है ना, ये सिंध के अधीन आ रहा था, इस वजह से सिंध के जो राजा हैं, इस वजह से सिंध के राजा दाहिर से कहा गया कि भैया आपके यहां के लोगों ने हमारा जहाज लूट लिया, अब जो हमारा जो जहाज लुटा हुआ है, कृपया करके उसके जो रुपए हैं वो वापस दे दो। समझे? दाहिर किस डायनेस्टी का था? सिर्फ ब्राह्मण डायनेस्टी का था। दाहिर का जो वंश था वो ब्राह्मण था, ब्राह्मण था, ब्राह्मण डायनेस्टी का था ये। लेकिन कई बार पूछा जाता है इसके पिताजी का नाम क्या था? इसके पिता का नाम चच था। दाहिर के पिता का नाम चच था, बेटे का नाम जयसिंह था। इसके जो पिता थे उसका नाम था चच। और इस पूरी मामले का जो उल्लेख है वो हमें चचनामा पुस्तक में देखने को मिलता है। ठीक है, हालांकि उसके बारे में मैं आगे लिखूंगा। इसके पिता थे चच। अब यहां समझिए, अब मैं बता देता हूं। दाहिर या फिर अल-हज्जाज एक्यूज्ड दाहिर, अल-हज्जाज अक्यूज्ड दाहिर। अगला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, अगला, अल-हज्जाज ने, अल-हज्जाज ने लूट का, ने दाहिर से लूट का हर्जाना मांगा, लूट का हर्जाना मांगा, हर्जाना मांगा। अब बात है, अल-हज्जाज ने कहा दाहिर तुम्हारे यहां हमारा जो जहाज है वो लूटा है, कृपया करके आप ऐसा करो कि हमारा हर्जाना दे दो, जितना भी हमारे जहाज में लूट हुई है। लेकिन दाहिर भारत का राजा था, मड़क थी उसके अंदर जो होनी भी चाहिए थी। क्यों होनी चाहिए थी? क्योंकि वो एक शक्तिशाली राजा था। तो उसने कहा कि भैया बात समझ, मैं तुझे रुपए नहीं दूंगा। क्यों? मैं भारत का राजा हूं भाई, तुम मेरे सामने हो ही क्या, क्यों दूं रुपए? मेरे लोगों ने थोड़ी लूटा है, तेरे हिसाब से मान लूं। ये कहा दाहिर ने। अब तो मैटर हो गया। अरे सर ये तो मैटर हो गया। क्यों? दाहिर ने लूट के पैसे देने की बजाय अल-हज्जाज को उल्टी सीधी और सुना दी कि मैं तो नहीं दूंगा भाई, कतई भी नहीं दूंगा रुपए एक भी। ठीक है, याद रखना। तो मैटर हो गया। अब इस बात को आप लिखेंगे, अल-हज्जाज डिमांड कंपनसेशन, कंपनसेशन मांगा था। दाहिर डिनाइड, दाहिर ने मना कर दिया, दाहिर डिनाइड, दाहिर डिनाइड, दाहिर ने मना कर दिया, दाहिर ने मना किया, मना किया। अब इस बात का बदला लेने के लिए अल-हज्जाज ने दाहिर पर
हमला करा दिया। इस बात का बदला लेने के लिए, इस घटना का बदला लेने के लिए, का बदला लेने के लिए, इस घटना का बदला लेने के लिए अल हज्जाज ने ताहिर पर आक्रमण करा दिया। अल हज्जाज ने ताहिर पर हमला करा दिया, हमला कराया। ठीक है, अल हज्जाज अटैक्ड दाहिर, अटैक्ड दाहिर फॉर रिवेंज, फॉर रिवेंज। अल हज्जाज अटैक्ड दाहिर फॉर रिवेंज। कृपया करके बेटा इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, याद रखो। ठीक है, चलिए, क्लियर? जी हाँ। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं यहां पर, बातों को बहुत ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। यहां से आपको समझना होगा, अल हज्जाज द्वारा सिंध में कई आक्रमण कराए गए, सिंध में कई आक्रमण कराए गए, आक्रमण कराए गए, कराए गए। परंतु ताहिर एक शक्तिशाली राजा था, परंतु ताहिर एक शक्तिशाली राजा था, एक शक्तिशाली राजा था, ताहिर एक शक्तिशाली राजा था, ताहिर एक शक्तिशाली राजा था। अतः वह जीत गया, अतः वह कई युद्ध जीता, अतः वह कई युद्ध जीता, कई युद्ध जीता। जैसे अरबों के भारत पर, अरबों के भारत पर असफल आक्रमण, असफल आक्रमण, असफल आक्रमण, अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल इन्वेड ऑफ अरब। अब इनके अनसक्सेसफुल इन्वेड देख लीजिए, पहला उबैदुल्ला, दूसरा बाजिल, उबैदुल्ला और दूसरा है बाजिल।
बाजिल। इस बाजिल को ही बुरैल नाम से भी जाना जाता है, बुरैल या बाजिल नाम से जाना जाता है। उबैदुल्ला या बाजिल या बुरैल, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये चीज आप थोड़ा याद रखेंगे, ठीक। अच्छा, इसके बाद समझना अब अल हजाज क्या कर रहा है। अल हजाज कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वो भारत के ऊपर अटैक करा पाए। इस वाले पोर्शन में, ये वाले पोर्शन में वो अटैक करा पाए। ये जो पोर्शन मैंने यहां पे खींचा दैट इज सिंध, इस पोर्शन में वो अटैक करा पाए। लेकिन इस पोर्शन का जो राजा है दैट इज दाहिर। दाहिर एक सक्सेसफुल और एक मजबूत राजा है। तो दाहिर के ऊपर जब अटैक किए गए तो दाहिर ने ना उबैदुल्ला और बाजिल और बुरैल जैसे लोगों को हरा दिया, ठीक है। अच्छा, इसको इंग्लिश में लिख लीजिए। अल हजाज अटैक्ड सिंध बट defeated many times by defeated many times by powerful ruler Dahir, लेकिन उसको कई बार दाहिर के द्वारा हराया गया था। अब यहां पे लिखना इस कारण से, इस कारण। अच्छा, यहां पे याद रखना इन दोनों को दाहिर ने हरा दिया था, इन दोनों को दाहिर ने हरा दिया था और उबैदुल्ला की हत्या भी कर दी थी। इन दोनों को दाहिर ने हराया, दाहिर डिफीटेड देम। अब अल हजाज किसी को भी भेज रहा है तो दाहिर उसको हरा दे रहा है। इस वजह से मैटर हो गया खराब। अब क्या होगा? अब होगा ये कि अल हजाज अपने सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को यहां पर भेजेगा। इस कारण से दाहिर या फिर अल हजाज, इस कारण से अल हजाज मोहम्मद बिन कासिम को भारत में भेजता है। मोहम्मद बिन कासिम को भारत में या सिंध आक्रमण के लिए भेजता है, सिंध आक्रमण को भेजता है, ठीक है। और ये कब भेजता है? 711 एडी में, 711 एडी में मोहम्मद बिन कासिम को सिंध आक्रमण के लिए भेजता है। मोहम्मद बिन कासिम जो है यह भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण करेगा, ठीक है। और जो एक अरब आक्रमण होगा, जो कैसा होगा? एक अरब आक्रमण होगा, अरब मुस्लिम आक्रमण होगा। ठीक है, इसको लिख लेंगे। फर्स्ट अरब मुस्लिम अटैक, जो कि कैसा होगा? सक्सेसफुल। ठीक है, ये डिटेल लिखिए और फिर इसको लिखिए, इसको फटाफट से लिख लीजिए। ठीक है, चलिए। सर 712 लिखा है कहीं कहीं बाबू, वो अटैक के लिए लिखा है। अल हजाज को 711 में कमीशन किया गया भारत पर अटैक के लिए। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम अल हजाज का गुलाम था। बाद में अल हजाज ने अपनी पुत्री का विवाह भी मोहम्मद बिन कासिम से किया, तो इस हिसाब से अल हजाज का दामाद और गुलाम मोहम्मद बिन कासिम था। इसको लिख लीजिए।
ठीक है, फटाफट नोट करो बाबू। बेटा शांति रखोगे? हम्म। बहुत बढ़िया। ठीक है। हाँ, 711 में वो वहां से निकला है और तब जाके वो 712 में भारत पर अटैक करेगा। हाँ, उबैदुल्ला और बाजिल ये सब कमांडर टाइप थे। राजा जो था वो अलहजाज था। ठीक है, आगे बढ़ू बाबू। आगे बढ़िए। इसके बाद क्या होता है? आगे मैं अटैक बताऊंगा। ठीक है। अब आप लिखेंगे, हेडिंग क्या है? भारत पर अरबों का आक्रमण और वो भी सफल, सक्सेसफुल। सफल अर्थात सक्सेसफुल। किसके द्वारा है? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। तो 711 में 700 ये है कौन? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। और बच्चे ये है दाहिर। ये कौन है बाबू? ये दाहिर है। ये मोहम्मद बिन कासिम और ये दाहिर है। अब इन दोनों के बीच में बैटल स्टार्ट हुआ है। आप यहां से लिखना 711 में, 711 एडी में कासिम हमले की शुरुआत करता है। कासिम आक्रमण की शुरुआत करता है। शुरुआत करता है। पहला आक्रमण करता है देवल पर। पहला आक्रमण कहां करता है बाबू? देवल पर। पहला आक्रमण करता है देवल बंदरगाह पर, देवल पोर्ट या देवल बंदरगाह। बंदरगाह। बात को समझना, जब वो यहां से आया तो यहां अटैक करेगा पहला, देवल बंदरगाह पर। 711 एडी में देवल बंदरगाह पर अटैक करता है। जिस बच्चे को इसमें दिक्कत हो इंटरनेट पे सर्च कर लेना। देवल बंदरगाह को बोलते सीज ऑफ देवल। सीज ऑफ देवल कब हुआ था? दिसंबर 711 एडी में सीज ऑफ देवल हुआ था। चेक कर सकते हैं आप। ठीक है बाबू, मैंने देखा है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, मैंने प्यार से बताया। ठीक है, चलिए। तो पहला आक्रमण कहां होगा बाबू? देवल बंदरगाह पर होगा, यहां पर। लेकिन उस समय यहां पर दाहिर नहीं था। लेकिन यहां पर दाहिर नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां पर दाहिर नहीं है। दाहिर कहां चला गया? दाहिर यहां से भाग के कहां चला गया? रावर। रावर चला गया, रावर। ठीक है, चलो। रावर में चला गया दाहिर। ठीक है, याद रखना। लेकिन दाहिर और कासिम का आमना सामना, दाहिर व कासिम का आमना सामना, कासिम का युद्ध, लेकिन दाहिर व कासिम का युद्ध 712 एडी में होता है। कब हुआ? 712 एडी में, 12 एडी में हुआ है। 712 एडी में यह युद्ध कहलाता है रावर का युद्ध। यह रावर का युद्ध कहलाया। यह रावर का युद्ध कहलाया। इट इज नोन एज बैटल ऑफ रावर। नोन एज बैटल ऑफ रावर। रावर, या कुछ किताबों में बच्चे इसको लिखा जाता बैटल ऑफ अरोर। इंग्लिश में लिखा होता बैटल ऑफ अरोर। इसको अरोर युद्ध भी बोलते हैं क्योंकि कुछ किताबों में इसको अरोर में भी लिखा जाता है।
अच्छा, कासिम started the attack in 711 AD. Qasim started attack. First attack डेबल पोर्ट अटैक भी 711 में हुआ है. बट फर्स्ट बैटल बिटवीन ताहिर एंड कासिम वॉज एट 712 AD, विच इज नोन एज बैटल ऑफ रावर और बैटल ऑफ अरोर. मतलब एक साल के बाद. रीजन क्या था? क्योंकि दिसंबर में हुआ था देवल के ऊपर आक्रमण. जो देवल के ऊपर हमला हुआ था वो दिसंबर 711 में हुआ था, और 3 महीने के बाद ही रावर में युद्ध हो गया था, जो मार्च के महीने के आसपास हुआ था. ठीक बात है जी हाँ. और यहां इसी को कहा जाता है, इसका इसी वजह से 712 एडी में भारत में पहला सफल अरब मुस्लिम आक्रमण माना जाता है. अरब मुस्लिम आक्रमण माना जाता है. सो इसको लिख लीजिए. सो द फर्स्ट अरब मुस्लिम अटैक अज्यूम्ड ऑन 712 AD. अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर यहां से ये रावर क्यों भागा था, दाहिर रावर क्यों भागा था? बच्चे, दाहिर रावर इसलिए भागा था ताकि वो तैयारी करके युद्ध कर पाए. ठीक है. लेकिन दाहिर को यह पता नहीं था कि कासिम उसका इंतजार नहीं करेगा और वो तुरंत एकदम से आ जाएगा. ठीक है, याद रखो. तो इस तरीके से चीजों को आप याद रखेंगे और इसको नोट कर देंगे. नोट करने का आपको समय दे रहा हूं, आप नोट करो. इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. आगे क्या कहानी हुई है, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं. इसके बाद देखते हैं आगे क्या कहानी हुई है. सर मैंने आपके पुराने फ्री वाले बैच से पढ़ लिया है, क्या आप कोई टेंशन नहीं है बेटा. अब मैं थोड़ा और डिटेल्ड में पढ़ा रहा हूं. ठीक है, हर बैच के साथ मैं डिटेल्ड में पढ़ाऊंगा आपको. ठीक है, निश्चिंत रहिए. आपको जितना अच्छा लग रहा है उतना आपके पुराने नोट्स है तो आप अपडेट करते जाना. That's why 712 AD considered as first Arabian Muslim attack that was successful. अगर आप इंग्लिश में समझते हैं तो बेटा जितना बोला है उस हिसाब से आप लिख सकते हैं. इसके बाद क्या होता है? इसके बाद 713 में कासिम मुल्तान पर आक्रमण करता है. फिर कासिम का मुल्तान आक्रमण. अच्छा, यहां पर इस युद्ध में होता कौन है? इस युद्ध में दाहिर की मृत्यु हो जाती है. दाहिर डाइड इन दिस बैटल. ये चीज मैं आपको यहां लिख देता हूं. दाहिर डाइड इन दिस बैटल. दाहिर डाइड इन दिस बैटल. दाहिर डाइड इन दिस बैटल. Killed in this battle. In this battle. दाहिर की मृत्यु हो जाती है. बिल्कुल बढ़िया. कैसे हो शुभम भाई? अभी शायद नहीं है. यहां दाहिर की मृत्यु हुई. बहुत सारी चीजें हुई थी यहां पे, वो आप आगे समझेंगे. बट अच्छा, कासिम का फिर उसके बाद जो मैंने बताया था, कासिम का मुल्तान आक्रमण, ये कब होता है बालक? कासिम का मुल्तान आक्रमण होता है सर जी 713 एडी में, 713 एडी में. यहां इसको सर्वाधिक सोना मिला. यहां सर्वाधिक सोना मिला. ही लूटेड मैक्सिमम गोल्ड. ही लूटेड इतना सोना जितना इसने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा था. ही लूटेड मैक्सिमम गोल्ड. So he gave a name. So he called Multan as City of Gold. Multan as City of Gold. City of Gold.
क्योंकि इसने यहां सर्वाधिक सोना लूटा, इस कारण से कासिम ने मुल्तान को एक नाम दिया, एक नाम दिया, और वो नाम क्या था? सोने का शहर, सोने का शहर, सोने का शहर। काइंडली इसको नोट करिए, हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा। सोनगिरी नाम लिख सकते हैं, सोनगिरी लिख लो या सिटी ऑफ गोल्ड लिख लो, प्लीज इसे नोट करो, मैं साइड में हो रहा हूं यहां पे। नोट कर लिया बच्चे आपने? जी हाँ, ठीक है। अच्छा, इस चीज को आप समझेंगे। एक बच्चा पूछ रहा, सर मुल्तान कहां पे है? बेटा मुल्तान, ये रहा मुल्तान, मैप के ऊपर ही मुल्तान आपको दिख जाएगा। यहां से आगे जो अगला स्टॉप लिया है इसने, इसने मुल्तान पढ़ लिया है, ठीक है। जब पीएससी वगैरह के बैचेस में पढ़ाया जाता है तब मैं आपको बैटल ऑफ ब्रह्मनाबाद भी बताता हूं। बैटल ऑफ ब्रह्मनाबाद में जयसिंह की और कासिम की लड़ाई हुई थी। जयसिंह कौन था? जयसिंह दाहिर का बेटा था। जयसिंह कौन था? जयसिंह दाहिर का बेटा था। लेकिन आपके सिलेबस में वो बैटल नहीं है, तो आप मत लिखो। अब बेटा दाहिर की बेटी का नाम क्या था, वाइफ का नाम क्या था? सुनो भैया, सब पता लगेगा, लेकिन वो तब पता लगेगा जब आप सब्र करोगे, वो यहां पे नहीं बताया जाता, ठीक है। आगे लिखिए। इसके बाद आप एक पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप एक पॉइंट लिखेंगे, अरबों के या फिर रावर के युद्ध के बाद, रावर के युद्ध के बाद ही, रावर के युद्ध के बाद भारत व अरब की संस्कृति में आदान प्रदान हुआ। भारत व अरब संस्कृति में आदान प्रदान हुआ, संस्कृति में आदान प्रदान हुआ, आदान प्रदान हुआ। इस चीज को लिखेंगे, आफ्टर द बैटल ऑफ रावर, आफ्टर द बैटल ऑफ रावर, या फिर बैटल ऑफ अरोर, इंडियन एंड अरेबियन कल्चर, इंडियन अरेबियन कल्चर, ठीक है, गॉट मर्ज्ड, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश के हिसाब से आप लिख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप यहीं पे लिखेंगे, क्या क्या प्रभाव पड़ा है। सबसे पहला प्रभाव, जो सबसे इनिशियल प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, कि भारत के अंदर आप ऊंट पालन देखते हो, खजूर की खेती देखते हो, वो अरबों की देन है। तो यहां पे लिखेंगे अरबों की देन, अरबों की देन, या फिर इसको लिख लेंगे अरब कल्चर इन इंडिया। तो अरब कल्चर इन इंडिया में लिखेंगे सबसे पहले खजूर की खेती, खजूर की खेती, इसको लिखते हैं डेट हॉर्टिकल्चर, डेट हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। अगर आप चीजें बढ़िया मेंटेन रखोगे तो मैं आपको पंजाबी की लाइनें भी सुना सकता हूं, ठीक है, क्योंकि वो मुझे आती हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप क्लास के अंदर रौला रुक्का ना करें बिल्कुल भी, ठीक है। और वो बाकी बच्चे जानते हैं, पुराने वाले, ठीक है। खजूर की खेती, डेट हॉर्टिकल्चर। सेकंड पॉइंट आप इसमें लिखेंगे ऊंट पालन,
कैमल हस्बेंड्री, कैमल हस्बेंड्री। अच्छा, ये जो आप देखते हो ना कि मैप देख के इधर से उधर चले जाते हैं कि अच्छा यहां से नदी निकलेगी, यहां से वो, ये इंडिया में नहीं होता था। इंडिया के लोग कहते थे कि वी आर ऑलरेडी डेवलप, कि भाई हमारा मस्तिष्क ठीक तगड़ा चलता है, तो हमें मानचित्र की जरूरत नहीं है। ये मानचित्र की जो शुरुआत है ये अरबों ने ही कराई थी। तो यहां अरबी घोड़े, ठीक है, पर्शियन हॉर्सेस, हॉर्सेस की लिखने की जरूरत नहीं है, ऊंट में ही लिख लेना, ऊंट पालन प्लस अरबी घोड़े भी भारत में तभी आए थे, प्लस अरबी घोड़े, अरबी घोड़े भी भारत में तभी आए, अरेबियन हॉर्सेस, अरेबियन हॉर्सेस। इसके अलावा खजूर के बाद, अरब वगैरह के बाद अगला लिखेंगे मानचित्र, मानचित्र प्रयोग, मानसून शब्द, ये सब वहीं से आ रहा है, मानसून शब्द, मानसून शब्द, ठीक है। एटलस यूजेज, एटलस यूजेज, मॉनसून वर्ड, मॉनसून भी हमारा शब्द नहीं है, हमारा तो वर्षा ऋतु शब्द है, मानसून शब्द हमारा नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने अरबों से ली है। यही नहीं, अभी और सुनिए, ये जो शब्द हैं ये तो नॉर्मल सी बातें हैं, वहां से हमने काफी सारा लिटरेचर चेंज भी हुआ है, यानी हमारी बहुत सारी किताबें वहां पर चली गई, वहां की बहुत सारी किताबें हमारे यहां पे आ गई। अब जैसे एक बड़ी फेमस किताब थी पंचतंत्र, इसको लिख रहा हूं मैं साहित्य प्रभाव, साहित्य प्रभाव, इसको आप लिखते हैं लिटरेचर चेंज, लिटरेचर चेंज, लिटरेचर चेंज, साहित्यक प्रभाव लिख लीजिए, लिटरेचर चेंज लिख लीजिए। अब लिटरेचर चेंज के अंदर पहली ही किताब आती है आपकी, कौन सी भला? सर एक किताब थी हमारी पंचतंत्र, पंचतंत्र बड़ी पुरानी किताब है हमारी। कब की किताब है पंचतंत्र? सर ये गुप्त काल की है, गुप्ता डायनेस्टी की है। और किसने लिखी है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। इसके राइटर कौन है पंचतंत्र के? पंचतंत्र के राइटर कौन है? पंचतंत्र के अंदर बहुत सारी किताबें थी, जैसे आपने सुना होगा ना कि एक लकड़हारे की कुल्हाड़ी गिर जाती है, उसमें से परी निकलती है, उसको अलग अलग प्रकार की देती है, वो मना कर देता है, वो कहता लकड़ी की है जी मेरी। बाद में उसको सोने की और चांदी की और लोहे की और लकड़ी की तीनों कुल्हाड़ी मिल जाती है। वो पंचतंत्र की कहानी है। लेखक थे विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा। लेकिन इस समय में पंचतंत्र को अरबी में ट्रांसलेट किया गया, इसका अरबी ट्रांसलेट, इसका अब अरबी ट्रांसलेट किया गया, रूपांतरण। तो इसका अरबी रूपांतरण जो किया है वो इब्न अल मकफ्फा ने किया है, इब्न अल मकफ्फा, इब्न मकफ्फा। और इब्न अल मकफ्फा ने तो किया है, इब्न मकफ्फा ने किया है। और किताब का नाम क्या हो गया? और वो किसने किया? मतलब ये तो किया है, ये तो लेखक है जिसने इसको ट्रांसलेट किया है, लेकिन किस नाम से हो गया? कलीला व दिमना, कलीला व दिमना। अब ये कलीला व दिमना क्या है भाई? ये किताब का नाम है, ये बुक नेम है, बुक नेम इस किताब में हो गया। अच्छा, और भी बहुत सारी किताबें ट्रांसलेट हुई हैं, वो दो बात और रह गई हैं लास्ट, वो दो बात लिख लो, उसके बाद फिर मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछूंगा बस, ठीक है? वो दो बात और लिख लो फटाफट, ठीक है? अन्य किताबों का भी, अन्य किताब, अन्य किताबों का ट्रांसलेशन, अन्य किताबों का ट्रांसलेशन। और वो जो अन्य किताबों का ट्रांसलेशन हुआ है, किस किस का हुआ है? जैसे चरक संहिता, इसका भी ट्रांसलेट किया गया, चरक संहिता, ये आयुर्वेद की किताब होती है, इसको भी ट्रांसलेट किया गया। किसमें ट्रांसलेट किया गया? अरबी में। इसके अलावा एक बड़ी फेमस किताब थी जिसको बोलते थे जो है सूर्य सिद्धांत, उसको भी किया गया, सूर्य सिद्धांत। बड़ी किताब, बड़ी फेमस है सूर्य सिद्धांत, ठीक है? ये भी खतरनाक किताब है आपकी। अच्छा, एक बात और लिखना है यहां पर, जो मैं लिखवा देता हूं, बड़ी खास है वो भी, कि यहां पे ना एक ब्रह्म सिद्धांत नाम की किताब को भी ट्रांसलेट किया गया था, ब्रह्म सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत। लेकिन पूछा जाता है कि ब्रह्म सिद्धांत को ट्रांसलेट किसने किया? तो जो ब्रह्म सिद्धांत किताब है, इसके ट्रांसलेटर का नाम पूछते हैं कि भाई ब्रह्म सिद्धांत को किसने लिखा है? तो सर ब्रह्म सिद्धांत को जो लिखा गया है वो अल फाजरी के द्वारा लिखा गया है, ट्रांसलेट बाई अल फाजरी,
नाम लिख लो, अल फाजरी। अल फाजरी, कृपया करके इनका नाम लिखिए, अल फाजरी जी का पूरा, और इस पूरी पेज को नोट करिए। ठीक है, फटाफट नोट करो। अरे सुश्रुत, हाँ ठीक है, ठीक है शुभम भाई, चीते की तरह ठीक है, इसमें लिख लेंगे सुश्रुत संहिता भी इसमें शामिल है, सुश्रुत संहिता भी इसमें शामिल है, सुश्रुत संहिता भी इसमें शामिल है। ठीक है बच्चे, सुश्रुत संहिता भी इसमें शामिल है। अच्छा, अब एक और बात समझे। ठीक है, एक और बात आप समझे, इसके बाद और भी प्रभाव पड़े हैं, जैसे वो प्रभाव मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, वो और प्रभाव क्या है? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, बिन कासिम ने लोगों को इस्लाम, इस्लाम कबूल करने या जजिया देने पर विवश किया, जजिया देने पर विवश किया, देने पर विवश किया, विवश किया। ठीक है, यानी इसको इंग्लिश में लिखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम एमबी के फोर्स्ड पीपल्स टू, accept Islam, accept Islam और give जजिया। अब जजिया क्या है? What is जजिया? जजिया क्या है? अब सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में ये आएगा, What is जजिया? What is जजिया? जजिया क्या है? तो जजिया क्या है ये समझेंगे आप। जजिया क्या है? यह एक धार्मिक कर है। इट इज ए रिलीजियस टैक्स, रिलीजियस टैक्स। जजिया क्या है बाबू? एक रिलीजियस टैक्स, एक धार्मिक कर है, धार्मिक कर है ये। क्या है बाबू? यह एक धार्मिक कर है। ठीक है सर, रिलीजियस टैक्स है। अब ये कितना लिया जाता था? इनकम का 1/2 से लेकर 2/3। इसका मतलब है 50% से लेकर 66.66%। यानी अगर आप 100 रुपए कमाओगे तो 50 रुपए आपको देने पड़ेंगे। किसको? मोहम्मद बिन कासिम को। और ये मजबूरी थी, यह केवल गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, केवल गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, केवल गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, मुस्लिमों से, फ्रॉम नॉन मुस्लिम्स, ओनली फ्रॉम नॉन मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स। अब एक और बात है बेटा इसमें, बहुत खतरनाक। आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, भारत में पहली बार जजिया किसने लगाया? भारत में पहली बार जजिया किसने लगाया? तो भारत में जो पहली बार जजिया लगाया था वो लगाया था
मोहम्मद बिन कासिम ने, MBK, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। ठीक है। हु इम्पोज जजिया फॉर फर्स्ट, हु इम्पोज जजिया फर्स्टली, तो दैट वाज मोहम्मद बिन कासिम। अच्छा एक बात और समझना, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूं, लेकिन यहां पर जो जजिया लगा है, लेकिन MBK द्वारा लगाया हुआ जजिया, MBK द्वारा जजिया, जो MBK के द्वारा जजिया लगाया गया है, द्वारा जजिया ब्राह्मण, महिला, विकलांग आदियों पर नहीं था। ब्राह्मण, महिला, विकलांगों से नहीं लिया जाता था, विकलांगों से नहीं लिया जाता था, से नहीं लिया जाता था। तो इस बात को लिख सकते हैं, ब्राह्मण, ब्राह्मण्स, फीमेल, ऑर्फन, ऑर्फन्स, एग्जैम्प्टेड, एग्जैम्प्टेड यानी उनको ये कर नहीं देना होता। सर ब्राह्मणों को ये कर क्यों नहीं देना होता था? कई बार ऐसा देखा गया है कि ब्राह्मणों के द्वारा वहां पे कोऑर्डिनेशन किया गया था। देखो मैं समझता हूं और मैं हर एक धर्म का सम्मान करता हूं, हर एक जाति का सम्मान करता हूं, परंतु ब्राह्मणों से टैक्स ना लेने के पीछे का रीजन था क्योंकि ब्राह्मण उस समय रॉयल फैमिलीज में थे, रॉयल फैमिली यानी शाही परिवारों में थे। तो जो मोहम्मद बिन कासिम है वो खुद वहां पर पंगा नहीं लेना चाहता था कि अगर पंगा ले लिया तो दिक्कत हो जाएगी, क्या पता टैक्स देने की बजाय मुझे और युद्ध करने पड़े। तो इस वजह से सर महिलाओं के साथ साथ विधवा भी लिख लो बेटा, ये लो विधवा भी लिख लो, विधवा भी लिख लो, ठीक है, विडो भी लिख लीजिए, विडो भी इसमें शामिल हो, विडोज, ठीक है, इनसे नहीं लिया जाता था। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब ये सारा मैटर है। सर आपको कैसे पता, आप कौन सा वहां पे थे? आप तो वहां पे थे ही नहीं। MBK क्या है बेटा? MBK का मतलब है मोहम्मद बिन कासिम। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाते तो शायद आपको समझ में आ जाता, लेकिन कमेंट करने की गलत आदत है आपको तो, ठीक है। ध्यान नहीं, ध्यान दिया करो यार। अच्छा आपको कैसे पता सर? ये सभी घटना का पूरा वर्णन, इस पूरे समय का वर्णन चचनामा नामक पुस्तक में है। अब इस पॉइंट को भी लिख लेंगे, इस संपूर्ण घटना का विवरण चचनामा नामक पुस्तक में है, पुस्तक में है। यानी दिस इंसिडेंट इज described in चचनामा बुक, चचनामा बुक। अब चचनामा बुक के जो लेखक हैं वो कौन है? चचनामा बुक के जो लेखक हैं वो कौन है? लेखक है वो कौन है? अज्ञात है, नॉट नोन, लेखक ज्ञात नहीं है। लेकिन चचनामा बुक जो है इसके अनुवादक पूछ लिए जाते हैं, अनुवादक, ट्रांसलेटर, याद रखना। अली अहमद है, अली अहमद याद रखना है आपको, ठीक है। और दूसरे हैं अबू बकर और अली अहमद। ये दो अलग अलग राइटर हैं जो ट्रांसलेटर हैं, सॉरी ये कौन है? ट्रांसलेटर है। अरबी और फारसी, ठीक है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे चचनामा पुस्तक के बारे में। चचनामा पुस्तक का नाम चचनामा क्यों है? दरअसल यह है दाहिर के पिता के नाम पर है, दाहिर के पिता के नाम पर है, यह दाहिर के पिता के नाम पर है, पिता के नाम पर है, नाम पर है, दाहिर के पिता के नाम पर है, ठीक है। अली अहमद एंड अबू बकर, ठीक है बाबू।
जी हाँ। अब मेरी बात को समझना। अब कल हमारी हेडिंग क्या होगी? कल क्या हेडिंग होगी हमारी? कल की हेडिंग हमारी क्या होगी? टुमारोज टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है? डिक्लाइन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। कल क्या होगा ये हेडिंग? कल डिक्लाइन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। इसका मतलब है कल का टॉपिक है हमारा मोहम्मद बिन कासिम का, मोहम्मद बिन कासिम का दमन। ठीक है। और उसी में हम दाहिर की पर्सनल लाइफ भी पढ़ेंगे। दाहिर पर्सनल लाइफ। इसी में अब दाहिर का व्यक्तिगत जीवन भी पढ़ेंगे। दाहिर व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत जीवन, गत जीवन, उसके बच्चों के बारे में, उसकी वाइफ के बारे में, वो सब आप यहीं पे पढ़ेंगे। डिक्लाइन में ही पढ़ते हैं हम उसको। ठीक है बेटा सनी, अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि उसको दूसरी क्लास में जाना है, प्लीज बेटा आप वो क्लास देख लीजिए, मेरी क्लास आप रिकॉर्डेड देख लेना। मैं तो आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि जो भी क्लास चल रही है आप आराम से चले जाइए। मैं बहुत सज्जन आदमी हूं, मैं चाहता हूं कि आप भी सज्जन बने रहें, है ना बाबू? आप समझो। ये कल का टॉपिक हमारा हो गया। मैं क्लास को तब छोड़ता हूं जब मुझे लगता है कि आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ है। अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, कृपया ध्यान दीजिए। आपकी मचलने की आदत आपके सीखने के अंदर सबसे बड़ी अड़चन है। मचलिए मत। मन का धैर्य, धैर्य वीरों की निशानी है। जिस दिन वीर बन जाओगे उस दिन बहुत अच्छा करोगे। अच्छा, ये सब चीज आपको समझ में आई बाबू? इस चीज को मैं हल्का सा एक बार रिपीट करता हूं, मैंने आज की क्लास में आपको क्या पढ़ाया। सबसे पहले मैंने आते ही आपको बताया कि भाई आज की क्लास के अंदर हम भारत के अंदर सफल मुस्लिम आक्रमण बताएंगे। फिर मैंने आपको बताया कि 8वीं शताब्दी की शुरुआत में 710 एडी में फारस में एक राजा था अल हजाज। इसको अल वालिद खलीफा सेकंड के द्वारा नियुक्त किया गया था। अब इसका पूरा ऑब्जेक्टिव था भारत से लूट करना। अब एक बार इसका जो जहाज है वो श्रीलंका आ रहा था, देवल बंदरगाह पर लुट गया, इस वजह से वो चकरा जाता है। दाहिर के ऊपर इल्जाम डालता है क्योंकि वो सिंध का राजा था। दाहिर मना कर देता है, रुपए नहीं दूंगा। इस वजह से वो भारत में अटैक करता है उबैदुल्ला और वाजिल के द्वारा। अटैक अनसक्सेसफुल होते हैं। फिर वो अपने सबसे काबिल सैनिक मोहम्मद बिन कासिम को भेजता है। कासिम भारत के अंदर आके अटैक करता है। पहले 711 में देवल लूटता है, फिर 712 में रावण लूटता है। इसके बाद जब वो इसको लूट फैलाता है तो भारत के अंदर अरब संस्कृति का आदान प्रदान होता है। वो आदान प्रदान मैंने आपको लिखवाया। इस आदान प्रदान के अलावा जो आदान प्रदान में और भी चीजें हैं, जजिया का भारत में पहली बार लगना, वो यहां पर आया। इस सब चीज का जो उल्लेख है हमें चचनामा में देखने को मिलता है। इसके बाद इस टॉपिक का अंतिम घड़ी बचती है डिक्लाइन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर की पर्सनल लाइफ। वो हम अगली किताबों में पढ़ेंगे, यानी अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब मेरे बच्चे, आज की क्लास के अंदर मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा और वो तीनों ही क्वेश्चन का जवाब आपको सही देना होगा। मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूं। पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले विदेशी आक्रमण किसने किया? ऑप्शन दूंगा, टेंशन फ्री रहिए। ये ए पहला क्वेश्चन है आपका। इसका ए होगा अरब, बी होगा तुर्की, सी होगा ब्रिटिश, या डी होगा मंगोल। डी होगा मंगोल। चलिए अगला सवाल है, भारत पर आक्रमण करने वाला, भारत पर आक्रमण के समय भारत पर आक्रमण, ठीक है, और कौन सा? अरबी आक्रमण, अरब आक्रमण 712 के समय राजा, या फिर आप समझिए फारसी राजा कौन था? फारस का राजा कौन था? और राजा कौन था? फारस का राजा कौन था? अब पहला अल वालिद, अल वालिद 2, अल हजाज, दाहिर,
या मोहम्मद बिन कासिम? बिन कासिम। तीसरा सवाल, दाहिर के पुत्र का नाम क्या था? दाहिर का पुत्र कौन था? पहला चच, दूसरा अलहजाज, जयसिंह, जयसिंह, या डी ऑप्शन है अनंग, अनंग तोमर। अगला सवाल, भारत पर सफल मुस्लिम आक्रमण किसने किया? सफल मुस्लिम आक्रमण पहला किसने किया? पहला किसने किया? पहला किसने किया? ऑप्शन है बेटा आपके सामने। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी गजनी, ऑप्शन सी गौरी, या ऑप्शन डी अलहजाज, या ऑप्शन डी अलहजाज। ठीक है, फटाफट इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन का जब भी आप चयन करें क्वेश्चन के साथ करना होगा। पहले क्वेश्चन का बताइए, भारत पर सबसे पहले विदेशी आक्रमण किसने किया है? पहले का अरब बता रहा है एक लड़का। एक एक करके, अरे एक एक करके बताओ कैसे कर रहे हो हैं? ठीक है, अरब, अलहजाज, जय और कासिम। बहुत बढ़िया बेटा। अब मैं इसके आंसर्स की बात करूं, पहले सवाल का हो जाएगा, पहले का हो जाएगा अरब। सही बात है बच्चे, कमेंटों की स्पीड बता रही है आपके अंदर किस लेवल का उत्साह है, वो होना चाहिए। भारत पर आक्रमण, अरब आक्रमण 712 एडी के समय फारस के राजा कौन थे? फारस का राजा था बेटा अलहजाज। दूसरे का होगा अलहजाज, दूसरे का बी ऑप्शन है। ये पेपर में आ चुके हैं। ये जो सवाल है बेटा ये जीडी लेवल का है, ये जो सवाल है ये सीजीएल लेवल का है। दाहिर का पुत्र जो है ये आपका आ चुका है यूपीएसआई में और दिल्ली पुलिस में, दिल्ली पुलिस में आ चुका है। ये जो सवाल है भारत पे सफल मुस्लिम पहला आक्रमण किसने किया था, ये आपका सीएचएसएल या एमटीएस लेवल का सवाल है। ठीक है, ये सवालों के लेवल है। अगर मैं बात करूं रेलवेज में, तो ये जो सवाल है भारत पर पहला ये वाला जो क्वेश्चन है ये रेलवे में भी आ चुका है। रेलवे का 2018 का जो पेपर हुआ था उसमें ये सवाल आया था। ठीक है बेटा। अब ताहिर का पुत्र कौन था? जयसिंह था। भारत पर सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, याद रखना। मेरे ख्याल से आपको कोई समस्या अब नहीं आएगी। समझ में आई बात? कैसी रही क्लास अब बता दीजिए, और कल के टॉपिक के लिए आप तैयार रहिए। ये आपका कल का टॉपिक है, मोहम्मद बिन कासिम का दमन। मैं चाहूंगा कि आप यहां तक पढ़ के आए। अच्छा, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये आपको डिजिटल फॉर्मेट में भी मिल जाएंगी। दिस इज योर डिजिटल फॉर्मेट। जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं, जैसे पेपर के लिए ये एग्जाम शीट होती है मेरी, ये एग्जाम क्विक रिवीजन शीट है। मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, पढ़ाने के लिए मैं इसको देखकर भी पढ़ा सकता था टिक करा के, लेकिन टिक कराने से बच्चे नहीं समझते। अगर कोई टिक करा के ऐसे मैं आपको कराऊंगा तो वो चीज शिक्षक जैसी नहीं होगी कभी भी। ये सिर्फ आपके रिवीजन के लिए जो आपको मिल जाएगी, मैं पढ़ाऊंगा आपको इसी तरीके से जैसे अब तक पढ़ाता आया हूं। ठीक है, क्लियर? बहुत बढ़िया। कोई भी डाउट होता है इसके अलावा आप jeetrana.77 इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, जो आपका इंस्टाग्राम है। मैं तो कभी कभी चला लेता हूं, है ना? हाँ, कभी कभी चला लेता हूं बस, क्योंकि इंस्टाग्राम तो आपका है बस वो। ठीक है बाकी तो एक चरखा घड़ी दे विच पा लिया, दूजा सुरमा अखां दे च पवा लिया, नू एक तेरी अख काशनी सोणीए, नी एक तेरा हाय हसना वे सोणीए, चरखे बहाने ना आण देना मुंडिया नू, दस किड़ी जन तू कढाएगी, डरदे संजीव संगरूल तेरे उत्थे नाल किते किते वैर तू पवाएगी। ठीक है ठीक है। वेल ये क्या था, ये जो है जो हमारे टेक्नीशियन है वो कह रहे थे बेसिकली कि सर एक बार इनको बता दो। मैंने कहा कि यार म्यूजिक तो है नहीं साइड में, कि सर
तू ही तो आ ही चंगे सी। ठीक है। ठीक है, अब इसकी हिंदी भी बता दीजिए। हिंदी की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है सर, आप पंजाब से हो? नहीं, मैं पंजाब से नहीं हूँ, मेरी एजुकेशन हुई है चंडीगढ़ से। है, बढ़िया। ओके 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 बारी। ठीक है। ਉਹ ਡਰਦੇ ਸੰਜੀਵ ਸੰਗਰੂਲ ਤੇਰੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵੈਰ ਤੂੰ ਪਵਾਏਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਚਰਖਾ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ठीक है, ओके ओके, दैट्स ऑल। डट जाओ अब बस। ठीक है, अब इसी तरीके से आपकी चीजें होती रहेंगी और चीजों को आप अच्छी तरीके से समझते रहिए। कोई भी डाउट आता है, और भाई साहब क्लास के अंदर बदमाशी नहीं किसी भी तरीके की, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्लास में बदमाशी दिखाने की बात केवल एक ही आदमी करेगा, जो मैं खुद हूं। ठीक है, याद रखना। मैं नहीं हूं यार, मैं तो कति भी नहीं। कति आप लोग हो, जमागच हो कति आप सब। अरे भाई, मुझे हिंदी भी आती है एंड हरियाणवी तो आती ही है, जैसा कि आप जानते हैं। ओके ठीक है, तो इस चीज को आप पढ़ के आना कल, और कल फिर हम फिर से बात करेंगे आपसे, इससे आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, और आप मिले। जय हरियाणा। ठीक है, बारे भाई हर एक राज्य, जय भारत जय भारत। ठीक है, तो पढ़ते रहिए इसी तरीके से। अब कल आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक सावधान, सुरक्षित, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। और चीजों को बहुत बेहतरीन ढंग से रखा जाएगा। बाकी आप सभी को गणी गम्मा। ठीक है, राजस्थान से जितने भी बच्चे हैं धुआंधार तरीके से रहिए, और कल आपसे मिलते रहेंगे इसी प्रकार से। जय हिंद, वंदे मातरम।